मेरी नई तजवीज में उससे वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखें चमकने लगी, लेकिन वो बोला तो उसकी आवाज सपाट थी, जिसका मतलब यह हुआ कि मैं तुम्हारी कैद में रहने के लिए तैयार हो जाऊं, वरना तुम मुझे रास अलमेंडा के सुपुर्द कर दोगे। बदकिस्मती से तुम्हारे सामने इंतखाब के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते रह गए हैं। तीसरा रास्ता तसादुम का है। तुम यहां से फरार की कोशिश करके देख लो। सितारे यावर हुए तो जिंदा सलामत सहरा के उस पार निकल जाओगे। बदनसीबी ने रास्ता काटा तो मेरे किसी आदमी की गोली तुम्हें चाट जाएगी। तुम्हारा मुआवजा क्या होगा? वो तकल्लुफात छोड़कर बड़े रास्त सवाल कर बैठा। मुझे मालूम है कि अपनी जिंदगी के लिए तुम बहुत कुछ लुटा सकते हो। तुमने अपने हेरोइन का कारोबार मुझे सौंपने की पेशकश भी की थी, लेकिन पैसा ही मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। तुम्हारी हेरोइन तुमको मुबारक हो। मैं बरसों पहले ही से तलाक दे चुका हूं। मुझे 4 करोड़ रुपया दरकार है, नकद और बड़े नोटों की सूरत में। इस बात की क्या जमानत है कि तुम रकम लेकर अपने वादों से मुकर नहीं जाओगे? तुम्हें मेरी नीयत पर शुबा है तो रकम रिहा होने के बाद दे देना, मैंने बेपरवाही से कहा। मेरी पेशकश पर वो भौंचका रह गया और मेरी तरफ देखते हुए बेयकीनी से बोला, अगर रिहा होने के बाद मैंने रकम देने से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगे? मौजूदा तजर्बे के बाद तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। मुनहरिफ हुए तो मेरे हाथ बहुत दराज हैं। वादा खिलाफी का हिसाब मैं रकम से नहीं कौन से चुकाया करता हूं। मैंने तुम्हारा असल रूप देख लिया है। वादा खिलाफी करके तुम मेरा असल रूप देख लोगे। इस काम में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? वो यक बयक फिक्रमंद नजर आने लगा था। मैं इसे जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश करूंगा। मुझे सिर्फ रास अलमेंडा का पता दरकार होगा। इसके 3 दिन के अंदर अंदर वो इस दुनिया में नहीं होगा। मैंने पूरे वसूख के साथ कहा। तुम्हारी शराइत माकूल हैं। वो चंद सानियों तक सोचने के बाद बोला, तुम्हारी तरह मुझे भी सोचने की मोहलत दरकार है। मैं तुम्हें कल तक जवाब दूंगा। बज़ाहिर हमारा समझौता ना होने की कोई वजह नहीं है। तुम सोचने के लिए 1 हफ्ता भी ले सकते हो, मगर ये याद रहे कि इस तरह तुम अपनी कैद की मुद्दत में इजाफा कर रहे हो। रजामंदी के बाद तुम्हें सिर्फ रास अलमेंडा का सुराग बताना होगा। मुझे यही एक बात परेशान कर रही है। तुम्हें 4 करोड़ की रकम की परवाह नहीं है। यूं मालूम हो रहा है जैसे तुम सिर्फ और सिर्फ रास अलमेंडा तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हो। दिल की बात उसकी जुबान पर आ गई। फिर तुम रास अलमेंडा ही की तहवील में चले जाओ तो बेहतर रहेगा, मैंने बरहमी से कहा और घूम कर दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि उसकी ब्रेन वॉशिंग के लिए मेरा एक बार हत्थे से उखड़ना नागुज़ीर हो गया था। मेरे मुसालियाना रवैये से उसे मेरे असल इरादों की भनक मिलने लगी थी। उसने दौड़कर दरवाजे पर मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं बरहमी के आलम में उसकी तरफ पलटा तो उसका एतमाद मुतजलजल हो चुका था। वो आयतगी से बोला, ये ना बोलो कि मैं तुम्हारा कैदी हूँ और जिंदा रहना चाहता हूँ। एक मगलूब शख्स का ज़हन 1000 वसवसों की आमाज का होता है। तुम्हें सब्र से मेरी बात सुननी चाहिए। सब्र की एक हद होती है, अब तुम हद से तजावुज़ करते जा रहे हो। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। उसने उसी लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी तजवीज़ मंजूर है। इसी वक्त 2 आदमी वलीदाद की लाश उठाने के लिए आ गए और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं मुनक़ता हो गया। उन दोनों ने लाश को स्ट्रेचर पर डाला और चंद मिनट में वहां से चले गए। सुल्तान शाह ने उनसे कह दिया कि वो फर्श वगैरह की सफाई थोड़ी देर बाद करें ताकि हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो सके। तुम खूब अच्छी तरह समझ लो तो फिर मुझे रास अलमेंडा का पता बता देना, मैंने कहा। मैं अपनी कैद की रातों में इजाफा नहीं करना चाहता। मैं अभी सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। आज से मेरी रातों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा आज रात यहाँ रख सकते हो। कल से मैं 2 रातें कराची में बसर करने का हकदार हो जाऊंगा। इसके बाद तुम्हें मुझको रिहा करना होगा। उसने मेरी 3 रातों वाली बात को मजबूती से पकड़ लिया था। अपनी दानिश में उनका हिसाब भी लगा लिया था। मैंने उसकी तायद की तो उसने एक गहरा सांस लेकर मुझसे सिगरेट मांग ली। मैंने अपने पैकेट से 2 सिगरेटें सुलगाकर एक उसके हवाले कर दी, दूसरी खुद रख ली। वो कमरे में टहल कर सिगरेट के गहरे गहरे कश लेने लगा। साफ जाहिर था कि इस नाजुक मोड़ पर वो किसी शदीद अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला था और वक्त गुजार कर इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। हम तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहे हैं। चंद लम्हों के बाद सुल्तान शाह ने उसे याद दिला, मेरी छठी हिस्स मुझे तंग कर रही है। वो रुक कर खाइफाना आवाज में बोला, छठी हिस्स नहीं, तुम्हारी अपनी मकारी है जो तुम्हें सता रही है। मैंने उसे घूरते हुए खुश्क लहजे में कहा, तुम ये सोचकर परेशान हो रहे हो कि इस वक्त तुम मेरी जगह होते तो तुम्हारी क्या चाल होती। तुम कीना परवर और मगलूबुल गज़्ब आदमी हो, इसलिए आईने में नजर आने वाली तस्वीर तुम्हें खौफज़दा कर रही है। तुमने मेरे साथ अहद शिकनी की तो शायद तुम मुझे मारने में कामयाब हो जाओ, लेकिन ये याद रखना कि मर कर भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरी रूह तुमसे भयानक इंतकाम लेगी और तुम ता कयामत जहन्नुम की आग में सुलगते रहोगे। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम कयामत और जहन्नुम पर यकीन रखते हो। मैंने उसका मज़ाक़ उड़ाते हुए कहा, अब ये आवाज़ बंद करो और मुझे काम की बात बताओ ताकि मैं यहाँ से कराची के तरफ रवानगी का प्रोग्राम बना सकूं। मैं खुद भी कैंप की इस सहराई जिंदगी से बेजार हो चुका हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कराची की आसाइशों को छोड़कर यहाँ क्यों पड़े हुए हो। तुम फिर बहक रहे हो। रास अलमेंडा का पता बताओ वरना हम जा रहे हैं। उसने इसरारी तौर पर सिगरेट का एक गहरा कश लेकर थूक निकलने की कोशिश की, फिर अपने होंठों पर जुबान फेरने के बाद रास अलमेंडा के मकान का महल्ले को बताने लगा। डिफेंस सोसाइटी में सऊदी काउंसिल खाने से साहिल की तरफ जाने वाली सड़क का जिक्र आते ही मैं चौंक पड़ा। चकी मुराद जिस इमारत का जिक्र कर रहा था उसे मैं बारहा देखता रहा था और वो चौकोर कला हमेशा ही मेरी नजरों में खटकता रहा था।
सुल्तान शाह अपना निचला होंठ दांतों में दबाए खशूनत भरी नजरों से सखी मुराद को घूर रहा था, मगर वो मेरी तरफ मुतवज्जा होने की वजह से सुल्तान शाह की तरफ से यकसर गाफिल था। मैं जब भी इधर से गुजरा वो मकान मेरी खसूसी तवज्जा का मरकज बने बगैर नहीं रह सका। सामने के हिस्से में तकरीबन 20 फुट ऊंचे सतूनों के दरमियान ऊपर नीचे सिरकने वाले बंद दरवाजों के अलावा इस इमारत में कभी भी रसाई का कोई रास्ता नजर नहीं आया था। वो मेरा एक ज़हनी मुबालगा भी हो सकता था, लेकिन सखी मुराद ने रास अलमैडा की कमीनगाह का महल्ले वकू बताने के साथ उसका जो नक्शा बताया था वो इस इमारत पर मुंतबक होता हुआ नजर आ रहा था, जो मेरे ज़हन में जा गुज़री थी। वह अपने करुबो जवार के दूसरे मकानात से कई गुना ज्यादा रकबे पर बनी हुई इमारत थी। कंक्रीट के बुलंद तो बाला सतूनों के दरमियान लगे हुए आहिनी दरवाजे इतने कुशादा थे कि उनके खोल दिए जाने पर बड़े से बड़े ट्रेलर वगैरह भी आसानी से अंदर जा सकते थे। इमारत के सामने वाले हिस्से में जो सड़क पर खुलता था एक दूसरे से मुत्तसिल ऐसे 4 दरवाजे थे। इस समत में किसी भी दीवार वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। सखी मुराद को इस मकान का नंबर वगैरह नहीं मालूम था। मेरी दानिश में वो एक मामूली बात थी। शहरों में रहने वाले बेशतर लोग अपने शनासाओं और रिश्तेदारों के घरों के महल्ले वकूफ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होते हैं और जब चाहते हैं किसी दुश्वारी का बगैर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उनसे इन घरों का पता पूछ लिया जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। सखी मुराद पते से लाइल्म होते हुए उस मकान की जो निशानियां बता रहा था मेरी नजरों में वो बहुत वाज़ेह थी। इन निशानियों से बाखबर होने के बाद धोखा खाने का कोई इम्कान नहीं था। तुम सब कुछ बता रहे हो तो इस मकान का नंबर क्यों नहीं बताते? सखी मुराद के खामोश होने पर सुल्तान शाह ने गुर्रा कर पूछा। वो डिफेंस के इलाके से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था, इसलिए उसकी उलझन अपनी जगह पर वजह थी। मैं उसकी उलझन रफा कर सकता था, लेकिन सखी मुराद के सामने मैं ज्यादा नरमी दिखाने के हक में नहीं था। मैंने सुल्तान शाह से कुछ कहने के बजाय खामोशी इख्तियार किए रखी। मैं इस मकान के नंबर से वाकिफ नहीं हूँ। मुझे एक बार ब्रीफिंग के लिए वहां बुलाया गया था। वो इमारत ऐसी है कि इसे बाहर से एक बार देखकर भुलाया नहीं जा सकता। तुम इस सड़क पर पहुंच गए तो इस इमारत को दूर ही से पहचान लोगे। यकीन करो कि मैं तुमसे कोई ब्लफ नहीं कर रहा। मुझे अपनी जिंदगी और आज़ादी बहुत अजीज है। अगर मुझे इस घर का पता मालूम होता तो मैं इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने के बजाय तुम्हें मकान का नंबर वगैरह जरूर बता देता। सखी मुराद ने कहा, कराची में इस तर्ज के मकानात बनाने का रवाज नहीं। अव्वल खान ने इस सबा आमेज लहजा में कहा, डिफेंस के इलाके में वैसे भी खूबसूरत मकान बनवाने का रवाज है। समझ में नहीं आता कि मोहल्लात नुमा मकानों के दरमियान में किसी ने एक बेहंगम डिब्बा क्यों बनवाया होगा। वो मकान देखने के बाद तुमको मेरी हर बात पर यकीन आ जाएगा। वो हकलाते हुए बोला। वो दोनों इस नुक्ते पर सखी मुराद के साथ सख्ती बरतने पर माइल नजर आ रहे थे। मुझे मजबूरन खनकार कर दखल देना पड़ा। मैंने आहिस्ती से कहा, मेरा ख्याल है कि मैंने डिफेंस में इस किस्म का मकान देखा हुआ है। सखी मुराद के चेहरे पर रौनक सी आ गई और वो ममनूनियत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, खुदा का शुक्र है कि यहाँ कोई मेरा भी हम नवा है। एक समझौता हो जाने के बाद मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अभी तुमने कहा कि तुम एक बार इस इमारत में जा चुके हो। मैंने उसे घूरते हुए इस्तफसार किया। उसने अपने सर की पुरजोश जुम्बिश से असबात में जवाब दिया, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो बाहर से देखने पर वो वीरान इमारत किसी बड़े गोदाम से मुशाबा नजर आती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो मेरी बात काट कर इस तरह लहजा बोल पड़ा, ये इस मकान की सबसे बड़ी पहचान है। ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी लेकिन जुबान पर नहीं आ रही थी। अगर तुम नेक नियति से रास अलमैडा की मौत के ख्वाहिशमंद हो तो इस इमारत के बारे में हर बात बताते चले जाओ। वो किसी अहाते के बगैर कंक्रीट और लोहे की एक बुलंद फसील है। मैं अंदर रसाई के तरीके के बारे में तुम्हारा मशवरा चाहता हूँ। इस फसील में कहाँ और कैसे शिगाफ डाला जा सकता है, वहां दाखिले की राह तलाश करना ही शायद सबसे बड़ा काम होगा। वो चंद सानियों की तवक्कुफ के बाद फिक्रमंदाना लहजा बोला, मुझे वहां गेट नंबर 4 पर पहुंचने की हिदायत की गई थी। दरवाजों पर कोई नंबर नहीं था, इसलिए मुझसे गलती होगी और मैंने बाएं जानिब से पहले गेट के सामने गाड़ी रोक दी। मैं नीचे उतरकर सपाट सतूनों में किसी इतलाई घंटी वगैरह का बटन तलाश कर रहा था कि किसी खुफिया स्पीकर से उभरने वाली ताकमाना आवाज ने मुझे बौखला दिया। कोई कह रहा था कि मैं पहले गेट के सामने मौजूद हूँ। इस वक्त मुझे चौथे गेट के सामने होना चाहिए था। बाहर किसी मुतनफ़्फ़िस के मौजूद ना होने और सामने ठोस दीवार मौजूद होने के बावजूद अंदर वालों को मेरी आमद का इल्म हो गया था। इस अचानक इंकशाफ ने मुझे खौफजदा कर दिया और मैं अपनी गाड़ी तेजी से चौथे गेट के सामने ले गया। वहां किसी ने बाहर आने या मेरी शनाख्त तलब करने की जहमत नहीं की। मेरी गाड़ी रुकते ही चौड़ा फुलादी शटर किसी खुदकार निजाम के तहत ऊपर उठता शुरू हो गया। चंद ही सानियों में फर्श और फुलादी शटर के दरमियान इतना खला पैदा हो चुका था कि बैक वक्त कई गाड़ियां अंदर जा सकती थी। अंदर अंधेरा था। मैं डरते डरते गाड़ी अंदर ले गया और शटर तेजी से दोबारा बंद हो गया। वो सांस लेने के लिए खामोश हुआ तो सुल्तान शाह बोल पड़ा, हम 20वीं सदी में रह रहे हैं। ये इस दौर के मामूली साइंसी चौपते हैं, इन्हें तिरस्माती रंग देने की कोशिश मत करो। तुम ठीक कह रहे हो, उसने एतराफ किया। बाद में मुझे भी अंदाजा हो गया था कि फोटो सेल और वीडियो कैमरों की मदद से बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर बेखबरी में अचानक ही ऐसे शोबदों का सामना करना पड़ जाए तो अच्छे खासे आदमी की अकल माफ हो जाती है। शटर बंद होते ही अंदर दिन का सा उजाला फैल गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी ऊंची सुरंग के इब्तदाई हिस्से में हूं। अंदर गाड़ियां पार करने के लिए कुशादा जगह थी। इससे आगे एक दीवार ने सब कुछ छुपाया हुआ था। दीवार के वस्ती दरवाजे से एक सफेद फार्म ने बाहर आकर मेरा इस्तकबाल किया। वो दरवाजा एक कमरे में खुलता था। कमरे की बकिया 2 दीवारों में बंद दरवाजे मौजूद थे।
तीसरी दीवार शीशे की थी, लेकिन इसकी दूसरी जानब अंधेरे का राज था। मेरे वहां पहुंचने की चंद सानियों बाद मेरे कानों में रास अलमेड़ा की आवाज आई। खुफिया माइक्रोफोन के जरिए मेरी आवाज उस तक पहुंचती रही। वह मुझे बता रहा था कि मुझे कब्रस के लिए मार्बल की शतरंजों की एक खेप तैयार करके इस मकान में पहुंचानी है जहां इसका एक आदमी पहले से रह रहा था। मैं चीफ या रास अलमेड़ा से हमेशा खाइफ रहा हूं, लेकिन इस वक्त मुझे अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आने लगा। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि शतरंजों की खेप में कोई बड़ी गड़बड़ की जाएगी। अगर वो गड़बड़ पकड़ ली जाती तो मेरी सासी जिंदगी तबाह हो सकती थी। जब कई सानियों की खामोशी के बाद भी उसने बोलना शुरू नहीं किया तो मुझे एहसास हुआ कि इस मुदाफाना मोड़ पर उसने अपनी बात पूरी कर ली थी। मैंने पूछा, तुम्हारी बात अधूरी है। तुमने अपने अंदेशे के बारे में रास अलमेड़ा से कोई ना कोई सवाल जरूर किया होगा। उसने मेरे अंदेशे को कोई अहमियत नहीं दी। उसने सपाट लेने में कहा। उसे पूरा यकीन था कि पाकिस्तान में कोई भी इस खेप को हाथ लगाने की जरूरत नहीं कर सकेगा। मंजिल के बारे में उसने इस सजाइया लहजे में बताया था कि इस खेप की सिरे से कोई मंजिल ही नहीं थी। चार्टर त्यारे को परवाज के चंद मिनट बाद एक मुकर्रा निशाने पर गिरकर तबाह हो जाना था। हर सबूत जहाज और निशाने के जले हुए मलबे की राख में निस्तो नाबूद होकर रह जाता। रास अलमेड़ा के K9 मिशन के बारे में हम सब ने बहुत ज्यादा दिमागसोजी करके वाकयात की कड़ियां यकजा की थी और फिर अपनी दानिश में इस मिशन को परवाज से पहले ही बर्बाद कर दिया था। लेकिन हमें कहीं से इस बात की कोई शहादत नहीं मिल सकी थी कि हम सही खतूत पर सोचते रहे थे। सखी मुराद के बयान से ये बात पहली बार साबित हो रही थी कि हमारे अंदेशे दुरुस्त थे। बारूदी पेटियां ले जाने वाला माल बरदार त्यारा कब्रस जाने के बजाय इसी मकाम पर क्रैश होना था, जिसे अमरीकियों ने 40 बरस कबल किए जाने वाले शहरी तरक्याती मंसूबे में K9 का नाम दिया था। तुम ये सोचने की जहमत नहीं की कि वो जहाज कहाँ गिराया जाने वाला था? मैंने पूछा। चीफ सवालात बिल्कुल पसंद नहीं करता। यही गनीमत था कि उसने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया था। मैं कोई और सवाल करता तो बरहम हो सकता था। वो हर शख्स को अपने हुक्म का गुलाम देखना पसंद करता है। सोचने वाले लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात उसने रोजे अव्वल ही मुझ पर वाज़े कर दी थी। तुमने देख लिया था कि उसकी हद से बड़ी हुई यही खुद एतमादी उसे ले डूबी। त्यारे के इंजन चलने से पहले ही रास अलमेड़ा के मंसूबे का पर्दा चाक कर दिया गया और तुम यहाँ पहुंचा दिए गए। वो अपने कौल और फेल का जिम्मेदार है। मैं तो नागहानी इस चक्कर में आ गया। तुम इतने मासूम नहीं हो। वह तुमसे तुम्हारे जराइम की कीमत वसूल कर रहा था। हेरोइन की तिजारत जुर्म नहीं है, इसे मगरब वालों ने जुर्म बनाया हुआ है। मेरे लिए सरहद और अफगानिस्तान से माल लाने वालों में बहुत से पंच वक्ता नमाजी और रोजेदार भी होते थे। इन्होंने कभी हेरोइन को हराम और बुरा नहीं कहा। जुर्म वो होता है जिसे कानून के साथ मुआशरा भी बुरा समझे। तुम मुझे मुजरिम कह रहे हो, लेकिन मैं एक सांस में तुम्हें इन इज्जतदारों के नाम बता सकता हूँ जो इसी पैसे पर पल रहे हैं। बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने सख्ती से उसे खामोश कर दिया। हर मुजरिम अपने जराइम के लिए खुद साख्ता जवाज लिए फिरता है, लेकिन फिर भी कानून की गिरफ्त से नहीं बचता। इंसान के बनाए हुए कानून कुंद हो जाए तो कुदरत का कानून हरकत में आता है। तुम ये सिर्फ बताओ कि वहां तुमने और क्या देखा। रास अलमेड़ा की मजीद हदायत क्या थी? उसे मुझे कब्रस वाली खेप की अहमियत समझाने के लिए बुलाया था। अपनी बात पूरी करने के बाद रुखसत कर दिया। मैंने वहां इस कमरे के सिवा और कुछ नहीं देखा। खुदकार आईनी दरवाजा खुला और मैं वहां से रुखसत हो गया। तुमने बाद में इस इमारत का तवाफ करके कोई अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की? नहीं, उसने किसी झिझक के बगैर कहा। चीफ के वसाइल का अंदाजा लगाने के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता था। मुझे शुबा था कि ब्रीफिंग के बाद मेरी निगरानी शुरू करा दी जाएगी। इससे पहले वो एलन के साथ PECHS में रह रहा था। सुल्तान शाह ने मुझसे मुखातब होकर कहा, कुत्तों वाले मंसूबे की नाकामी और इमारत की तबाही के बाद वो वहां से निकला था। हो सकता है कि अब भी वो कहीं और रह रहा हो। तो उसने सखी मुराद को चक्कर देने के लिए इस इमारत में बुलाया। तुम लोग अपने नताइज खुद अखज करने के लिए आजाद हो। सखी मुराद ने दखल अंदाज होते हुए कहा, लेकिन मैंने वहां जो कुछ देखा इसके बाद इस इमारत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मेरे साथी का एतराज वजनी है। मैंने सखी मुराद से मानी कर लिया। मैं कहा, अगर रास अलमेड़ा वहां नहीं रहा है तो हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? असल मसला उसके ठिकाने का है। ये सब तुम्हारे मसाइल हैं। सखी मुराद तेजी से बोला। मुझे जो कुछ मालूम था मैंने बता दिया। अब 3 रातों के बाद चौथी रात मैं अपनी ख्वाबगाह में गुजारने का हकदार बन चुका हूँ। तो मेरे साथ वादा खिलाफी नहीं करोगे। मैं आजाद होने के बाद भी तुम्हारे साथ भरपूर ताउन करता रहूंगा। ये ताउन इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तुम रास अलमेड़ा को जहन्नुम वासिल नहीं करते थे। मैंने गंभीर मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने इस वक्त मुझे एक नई पेचीदगी का एहसास दिलाया है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें रिहा करने के बाद मेरा क्या बनेगा। तुम्हारा क्या मसला है? उसने मुसरबाना आवाज में कहा, तुम तो वैसे ही रास अलमेड़ा के साथ महाजराई में मसरूफ हो। मेरे रिहा होने से तुम पर क्या असर पड़ेगा? तुम भूल रहे हो कि ये कहानी इतनी सीधी नहीं। हम तीनों एक दूसरे को दुश्मन है, मगर फिर भी आपस में गठ छोड़ करके तीसरे को मरवाने की फिक्र में है। इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि तुम्हें भारी तावान के लिए अगवा किया जा चुका है। अगर रास अलमेड़ा को भनक भी मिल गई कि तुम्हारे अगवा में मेरा हाथ था और मैंने इसे बदअहदी करते हुए इसकी रकम हजम करके किसी नए समझौते के तहत तुम्हें छोड़ दिया है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वो मेरी तरफ से चुकन्ना हो जाएगा। मैं उसे ठिकाने न लगा सका तो तुम मुझे रकम देने से इनकार कर दोगे। तुम दोनों यकजा होकर मेरी दुश्वारियों में इजाफा कर सकते हो। मेरे यहाँ होते ही तुम्हें पूरी रकम अदा कर दूंगा। बात बिगड़ने के खौफ से वो तरकीब और तहरीज पर उतर आया। मैं फोन पर अपने किसी आदमी से 4 करोड़ की नकद रकम बड़े नोटों की सूरत में मंगवा लूंगा। तुम अपनी मर्जी का मकाम और वक्त पर मुझे आजाद करके वो रकम ले सकोगे।
इसके बाद भी रास अलमेडा ना मारा जा सका तो मैं इस माली नुकसान को अपने अगवा का तावान समझकर भूल जाने की कोशिश करूंगा। शायद हम कबल अज वक्त इन तफक्कुरात में उलझते हैं। अव्वल खान ने इस वक्त मेरी बालादस्ती पर असर अंदाज हुए बगैर मुआजिद खाना लहजे में कहा, 3 दिन बाद असल सूरत सामने आ जाएगी। इस वक्त तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नया तरीका कार तय कर सकोगी। तुम्हारा साथी ठीक कह रहा है। सखी मुराद ने अव्वल खान के दिल में परवान चढ़ने वाले अज़ाइम का अंदाजा किए बगैर जल्दी से कहा, मैं अब इस झुलसते हुए सहरा में मजीद वक्त नहीं गुजार सकता। मुझे फौरी तौर पर कराची के किसी बेहतर ठिकाने पर मुंतकिल करने का बंदोबस्त करो। ये मत भूलो कि इस वक्त भी तुम बहुत बेहतर ठिकाने पर हो। सुल्तान शाह उसके खिलाफ अपने दिल के बोगस और नाद पर काबू नहीं पा सका और जहर आलूद लहजा में बोल ही पड़ा। क्या मतलब? सखी मुराद ने किसी जख्मी दरिंदे की तरफ भड़क कर तेजी से पूछा। कुछ नहीं, मैंने सुल्तान शाह को घूरते हुए जल्दी से बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने वलीदाद को मार डाला। इसके मुकाबले में तुम इस वक्त बेहतर जगह पर हो। इस मुकाबले का अंजाम मुख्तलिफ होता तो वलीदाद की तरह तुम भी सहरा और शहर की तमीज से बेनियाज हो चुके होते। इस मुवाज़ने पर सखी मुराद के ज़हनी रो बह गई और रौनक से गर्दन फेर कर बोला, वलीदाद नमक हराम था। वो बचपन से मेरी कमाई पर पलता रहा और आज उसने मेरे खिलाफ तुम लोगों के हाथ मजबूत करके मेरे मान को खाक में मिला दिया। उसका यही हशर होना चाहिए था। तुम नहीं जानते कि मैं बरसों से अपने पूरे खानदान की कवालत कर रहा हूँ। वो सब कुछ किए बगैर ऐश कर रहे हैं। मेरे छोटे तो छोटे बड़े भी मेरे सामने नजरें झुकाकर अदब से बात करते हैं। मुझे बेचूचरा अपना सरबराह मानते हैं। तुमने देख ही लिया कि वलीदाद ने पीठ पीछे अपनी जुबान से जहर उगला, लेकिन जब मेरी निगाहों में खून उतरा तो उसके दस्ते बाजू में मुझ पर वार करने की सकत नहीं थी। मुदाफत उसका हक था। टूटे हुए परों वाले परिंदे भी जान बचाने के लिए भूखे दरिंदों के दांतों में फड़फड़ाते हैं। वो मुझे मार ही नहीं सकता था। तुमने उसे मेरा मवाजना करके मेरी तौहीन की है। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने बहस खत्म करने के लिए संजीदगी से उसकी बात की तायद की। तुम अगर अपने खानदान के अन्नदाता हो तो इन गिदड़ों से तुम्हारा मवाजना नहीं किया जा सकता। अपना शिकार खाने वाला पस खोरदा खाने वालों के बराबर का भी नहीं होता। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारी कराची मुंतकिली का बंदोबस्त करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं तुमसे किए हुए अपने वादे को पूरा कर सकूं। तुम साफ और सुलझे हुए जहन के मालिक हो। वो तारीफी लहजम बोला, जाने से पहले मुझे सिगरेट का पैकेट देते जाओ। अब तक तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं आग वगैरह लगाकर खुदकुशी करने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपनी अकल और जोर बाजू से अपना रास्ता बनाना जानता हूँ। मैं लम्हा भर के लिए सोचा, फिर अपना पैकेट उसकी तरफ उछाल दिया। उसने हरीसाना अंदाज में वो पैकेट फिजा ही में लपक लिया और आमियाना अंदाज में उसे बोसा देकर दोबारा अपनी हर्जा सराई शुरू कर दी। सियासत मेरी ताकत और दौलत मेरा हथियार है। वलीदाद शायद भूल गया था कि पहाड़ों से टकराने वाले संगरेजे धूल बनकर बिखर जाते हैं। तुम देख लो कि हमारा आमना सामना दुश्मनों की तरह हुआ था। तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन आखिरकार हमारे दरमियान मुफाहमत हो ही गई। वलीदाद जैसे नादान दोस्त आदमी को तबाह बर्बाद कर देते हैं, लेकिन तुम जैसे दाना दुश्मनों से मसाहलत करके आदमी बहुत कुछ सीखता है। रस्सी जल गई थी लेकिन उसके बल नहीं निकले थे। कैदो अताब में आने के बाद उसकी जख्म खोरदा अनाल लफ्सी सहारों से बुलंदी हासिल करने की जुस्तजू कर रही थी। वो बोलता रहा और अब तीनों ने उसके कमरे से बाहर आकर दरवाजा बुलट कर दिया। इस वक्त सखी मुराद ज़हनी खलल में मुब्तला हो चुका है। वहां से अपने दफ्तर की तरफ जाते हुए अव्वल खान ने सर्द और जज्बात से आरी लहजे में तबसरा किया, वलीदाद का खून उसके सर पर सवार है। उसने मुश्तिल होकर जिस मेहमाना अंदाज में उसे हलाक किया है, इसे आसानी से नहीं भुला सकेगा। वो मंजर ख्वाबों में भी उसे डराता रहेगा। सुल्तान शाह ने कहा, मुझे थोड़ा सा कलक है कि इस वहशाना वारदात में हम खामोश तमाशाई बन रहे। वलीदाद 2 आदमियों का कातिल और मौत का सौदागर था। मैंने उसे याद दिलाया। तुमने सुना नहीं कि उसने दबे लफ्जों में एतराफ कर लिया था कि अपने भाईजान के हेरोइन के कारोबार की देखभाल वो ही करता है। ये होना ही था। इन दोनों को एक दूसरे के सामने सफारा करने के बाद हमें यह अंदाजा भी हो गया कि सखी मुराद अपने असल रूप में किस कदर भयानक और वहशी साबित हो सकता है। सुल्तान शाह ने अव्वल खान के दफ्तर में पहुंचकर एक कुर्सी पर बैठते हुए एहतजाज अमेज लहजे में कहा, मैं ये समझने से कासिर हूं कि इससे रास अलमेडा के ठिकाने के बारे में मालूमात उगलवाने के बाद तुम इसे मुंह क्यों लगा रहे हो? वो एक खूनी दरिंदा है, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। मैं हैरान हूं, एक मुमताज सियासतदान होते हुए वो इतना शक्युल कल्ब इंसान है। अव्वल खान फुरीरी लेकर बोला, उसके जाहिर और बातिन में कैसा लर्जा खेत तजाद है। अगर इस जैसे इंसान को हम सब की कज़ा व कदर का मालिक बना दिया जाए तो हमारा अंजाम क्या होगा? सियासतदानों में ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करो कि सब ऐसे नहीं होते हैं। इससे पहले भी तुम देख चुके हो कि हमारे सियासतदान न सिर्फ मुजरमों की पुष्ट पनाही करते हैं, बल्कि खुद भी दामन बचाकर जराइम कर गुजरते हैं। मैंने तल्ख लहजे में पिछले तजर्बात का सरसरी हवाला देते हुए अपनी बात जारी रखी। वो दौर खत्म हो चुका है जब मुअज्जिज़ीन और शुराफा सियासत को कौमी इबादत समझकर अपने असासे लुटा डालते थे। अब ये कारोबार है, एक लगाकर जब 100 और 1000 कमाने के चक्कर में पड़ जाए तो सखी मुराद जैसे लोगों को उबर कर ऊपर आने का मौका मिल जाता है। सब एक दूसरे के राजदां होते हैं, लेकिन पुरअमन बकाए बहामी के नजरिए के तहत कोई किसी पर अंगुश्त नुमाई नहीं करता। कोई किसी की दुम कुचल डाले तो वक्ती तौर पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का एक तूफान उठ खड़ा होता है और फिर हैरतनाक तौर पर हर तरफ सकूत तारी हो जाता है। जिस हमाम में सब एक जैसे हों, वहां कौन किसी को ताना देकर नादिम हो सकता है?
यह हशर देखकर दिल चाहता है कि हम लोग सब कुछ भूल भाल कर सियासत के मैदान में कूद पड़े। सुल्तान शाह जज्बाती लहजे में बोला, कम अज कम ऐसे लोगों से तो निजात मिल सकेगी, मिट्टी पलीत हो जाएगी। मैंने जहरीली हंसी के साथ कहा, हमारा तो खैर माजी ही दागदार है। जो शरीफ आदमी कमर कस कर मैदान में आता है, सारे सियासी गिद्ध इस पर टूट पड़ते हैं और वह अपने जख्मों को चाटता हुआ मैदान से भाग खड़ा होता है। लोगों का हाफजा इतना कमजोर हो गया है कि चुनाव का वक्त आता है तो वलीदाद और सखी मुराद जैसे लोगों को कंधों पर उठाकर दीवानावार नाचना शुरू कर देती हैं। ये निजाम की खराबियां हैं। अव्वल खान की आवाज अफसुर्दा होगी। इनके बारे में सोच सोच कर अपना खून न चलाओ, यह हमारे बस से बाहर की बातें हैं। हमें इसी निजाम में रहकर बुराइयों से लड़ना है। ये बताओ कि अब तुमने सखी मुराद के बारे में क्या सोचा है? इसका मतलब यह है कि कुछ लोग इस सरजमीन पर जहरीले नागों को परवान चढ़ाते रहेंगे और हम सारी उम्र उनसे लड़ते रहने के बाद एक रोज खुद भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मेरे जवाब देने से पहले सुल्तान शाह गुस्से और मायूसी के आलम में बोल पड़ा। जमीन पर इंसानी खून की पहली बूंद गिरने से अब तक यही होता चला आया है और शायद अब तक होता रहेगा। अव्वल खान मलूल से मुस्कुराहट के साथ बोला, हर दौर में चेहरे बदलते रहते हैं, किरदार वही होते हैं। लड़ाई में एक फरीक गालिब आता हुआ नजर आता है और कभी दूसरा शाहने लगता है। यह बहस कभी खत्म नहीं हो सकती है। मैंने फैसला कुन लहजे में अव्वल खान की बात काट कर कहा, सखी मुराद के अंजाम के बारे में कोई इबाहम नहीं है। कानून के मुहावजों की मोशगाफियां हम सुन चुके हैं। सखी मुराद के मुकाबले में भी कानून बेबस रहेगा क्योंकि इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इससे हमारे सामने जो कुछ एतराफात किए हैं वो इनसे फिर सकता है। इसे हमको कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। सवाल यह है कि यह नेक काम कब होगा? सुल्तान शाह इस बारे में बहुत बेचैन था। हमने उंगली हिलाए बगैर वलीदाद को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। हो सकता है कि सखी मुराद के साथ भी ऐसी ही कहानी दोहराई जाए। मेरा असल मैटर की तलाश तक इसे जिंदा रखना चाहता हूँ। तुमने इसे ये पट्टी पढ़ा दी है कि वो थर के किसी सहराई कैंप में मुकैयद है। वो कल का दिन तलू होते ही हंगामा खड़ा कर देगा कि इसे कराची क्यों नहीं पहुंचाया गया। अव्वल खान ने कहा, अगली सुबह वो खुद को कराची की किसी आरामदेह ख्वाबगाह में पाएगा। मैंने इत्मीनान से कहा, इसे खाने पीने के लिए अब जो चीज भी दी जाए इसमें किसी ख्वाब आवर दवा की खासी मिकदार मिला दी जाए ताकि वो रात होने से पहले होश में ना आ सके।